साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य के बारे में हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि मगध पर किन किन शासक वंशों ने शासन किया था और कौन कौन से जो शासक रहे थे जिनके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज से पहले वाली वीडियो में हमने देखा था 16 जनपदों को याद रखें, कैसे रखें, उनकी राजधानी को कैसे याद करें, सब चीज़ें ट्रिक वाइज बताई हुई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको मगध साम्राज्य को समझने में आसानी होगी। देखिए, सबसे पहले अगर मगध को हम समझते हैं, मगध का उत्कर्ष, मगध की उत्पत्ति के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हमारे लिए यह जरूरी होगा कि हम जानें कि सबसे पहले मगध की भौगोलिक स्थिति कैसी है, कहाँ है। देखिए, ये मगध है, ठीक है, मगध साम्राज्य है। इधर यहाँ पर ये मगध महाजनपद है। मगध के जो पूर्वी हिस्सा है यहाँ है अंग, अंग जनपद है, अंग जिसकी राजधानी है चंपा, ठीक है। अब अंग है यहाँ पर, और उसके बाद इधर है वज्जी, वज्जी संघ जहाँ पर लिच्छवियों का शासन था, और वज्जी की राजधानी है वैशाली, ठीक है। राजधानियाँ और जनपद आपको याद करवाए हुए हैं, जो लोग नए हैं वो जाकर पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है काशी, काशी जनपद है जिसकी राजधानी है वाराणसी, वाराणसी, और उसके ऊपर अधिकार है इस समय कौशल का, ठीक है। और यहाँ पर है अपने वत्स का शासन, और वत्सों के इधर है अवंती का शासन। ये है उस समय मगध की भौगोलिक स्थिति। ये जनपद है अंग जनपद, ये सीमा इसकी अंग के साथ लगती है, ये वैशाली के साथ, ये काशी के साथ, इधर ये वत्स के साथ, ठीक है। ये है इसकी भौगोलिक स्थिति। हम जानेंगे कि कैसे मगध एक महाजनपद से एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ, इसके पीछे किन किन शासकों का योगदान था, और क्या भौगोलिक और राजनीतिक आर्थिक स्थितियां थी जिसके चलते मगध महाजनपद से एक साम्राज्य के रूप में परिणत हो गया, और बाकी सभी उसके समकालीन महाजनपदों को पछाड़कर एक बहुत बड़े साम्राज्य में बदल गया। देखिए, मगध की हम स्थिति अगर जानते हैं तो ये गंगा, सोन और गंडक नदियों के मैदानों का बीच का भाग है। यहाँ पर देखिए उपजाऊ मृदा है, उपजाऊ क्या है, मृदा है, जिससे क्या है कि अपने को उत्पादन अधिक मिलता है। जब उत्पादन अधिक मिलेगा तो राज्य को कर अधिक मिलेगा, और कर से राज्य में अगर कर अधिक है तो राज्य में क्या आएगी, इकोनॉमी अगर राज्य की स्ट्रोंग है तो राज्य के पास क्या है, पैसा अधिक है, ठीक है। जैसा कि हम ये कंसेप्ट देखते हैं कि विकसित देशों के पास क्या है, उनकी इकोनॉमी मजबूत है। जिन देशों की इकोनॉमी मजबूत है वो विकसित है, क्योंकि उनके पास हर अपने ऐसे हर चीज़ों पर जो उसके शासन को या उसके राज्य को बनाए रखने की महत्वपूर्ण है, उनके ऊपर खर्च करने के लिए आवश्यक पूंजी होती है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा भाग होता है। जैसे किसी भी शासक को या कोई भी शासन या कोई भी शासन तंत्र या कोई भी राज्य है, अगर वो मजबूत बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको ध्यान किस पर देना चाहिए, इकोनॉमी पर देना चाहिए। अगर इकोनॉमी स्ट्रोंग है तो कोई भी एम्पायर स्ट्रोंग बन सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इकोनॉमी के पीछे योगदान किसका था, उपजाऊ मृदा का था। उपजाऊ मृदा थी, अगर मृदा उपजाऊ है तो यहाँ पर जो भी खेती करने वाले किसान हैं उनका उत्पादन अधिक होगा, अधिशेष उत्पादन होगा, यानी जो उनके उपयोग में हो जाए उसके अलावा जो बचेगा वो उत्पादन राज्य को कर के रूप में चला जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात, लोहे अयस्क पर इनका नियंत्रण, ठीक है ना। लोहे की खदानें, जहाँ से लोहा निकलता है, भारत की लोहे की खदानों से मगध के लोग अच्छी तरह से परिचित थे, ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसे कलाकार भी थे जो क्या करते थे, किसानों के लिए जो कृषि के योग्य औजार थे वो बनाते थे। स्पेशल गांव होते थे, जैसे कि कोई प्रसिद्ध गांव है वो रथ बनाने के लिए प्रसिद्ध है, और कोई गांव है वो प्रसिद्ध है अपने जैसे कृषि के औजार बनाने के लिए। कई गांव हैं जहां पर हथियार बनाने के लिए भी भट्टियां होती थी, ठीक है ना, लोहे को डालने और उसको हथियार बनाने में, ठीक है ना। तो ये सब अलग अलग प्रकार के कारीगर लोग काम करते थे, जिनका एक अलग गाँव होता था। उसी प्रकार गाँव को इस समय 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, मजबूत इकोनॉमी। उसके बाद आर्मी मजबूत होनी चाहिए, ठीक है ना। किसी भी राज्य को बनाए रखने के लिए वहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत, उसके बाद वहाँ की सेना क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। और तीसरी बात, वहाँ पर जो शासक वर्ग है, ठीक है ना, शासक, ठीक है, वहाँ पर शासक भी मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा शासक जो अपने सही फैसले, सही निर्णय और सही संसाधनों के उपयोग से अपने राज्य को 0 to ऊपर तक ले जाए, ठीक है ना, 0 to 100 तक का सफ़र करवा दे, ऐसा शासक भी तो होना चाहिए, है ना। अब हम उसके बाद देखते हैं कि मगध पर किन किन शासकों ने शासन किया, ठीक है, कौन कौन से शासक वंशों ने शासन किया, ये हम देखते हैं। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं कि मगध पर सर किन किन शासन वंशों ने शासन किया, तो यहाँ पर मैं
इसको ऐसे लिखूंगा। सबसे पहले जो बात आती है वो आती है बृहद्रथ वंश की। बृहद्रथ वंश, हालांकि इतिहास इसकी पुष्टि नहीं करता है क्योंकि इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसके प्रमाण नहीं मिले हैं, ठीक है ना। तो बृहद्रथ से आप याद रखेंगे कि बृहद्रथ वंश का सबसे पहला शासक खुद बृहद्रथ था और उससे शुरू हुआ क्या, बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश, ठीक है। और बृहद्रथ वंश ने शासन सबसे पहले मगध जनपद पर किया, ठीक है। इसके बाद बृहद्रथ के जो आगे का शासक था वो था जरासंध। जरासंध का वर्णन हमें महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में हम देखते हैं कि जरासंध और भीम का युद्ध होता है, मल्ल युद्ध होता है, जिसमें क्या है, भीम जरासंध को मार देता है, जरासंध का अंत कर देता है, ठीक है। जिसके बाद सहदेव जो है ना वो शासक बनता है कहाँ का, मगध का। और सहदेव के बाद रुपुंजय का शासन काल आता है। रुपुंजय को उसका मंत्री पुणिक मार देता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, इसका चैप्टर यहीं क्लोज हो जाता है, ठीक है ना। इसका मंत्री था पुणिक, ठीक है। उसके बाद जो ऑथेंटिक है, जो ऑफिशियल सबसे पहला जो राजवंश है मगध पर, वो है हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश के शासकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हर्यक वंश, ठीक है, सबसे पहला हर्यक वंश है। उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग वंश के बाद जो वंश आता है वो है नंद वंश, ठीक है, नंद वंश। नंद वंश के बाद मौर्यों का शासन आता है, मौर्य, मौर्य वंश। मौर्य के बाद शुंग वंश और शुंग के बाद कणव वंश, ठीक है, यहाँ पर है। और इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, हसीन मासूक सा, ठीक है। ठीक है, आप याद इस है से हर्यक, है से शिशुनाग, न से नंद, मौर्य, शुंग, कण्व और सातवाहन वंश है ना, इसको छोड़िए, आप याद रखना है। वैसे भी आपको याद हो जाएगा, ट्रिक मैंने बता ही दी है, तो आप इससे बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। हर्यक वंश का जो शासनकाल है वो यहाँ पर रहता है 400, एनसीईआरटी में 544 दे रखा है, 544 से 492 तक हर्यक वंश शासन करता है, ठीक है। ये है ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व। यहाँ पर ये उल्टे कैसे होते हैं ये तो आपको समझ आ गया ना, कि जैसे कि मैं किसी बात को ये बोलता हूँ कि ये है जो मेरे जन्म से 10 साल पहले हुई है और कब तक चली, मेरे जन्म से 5 साल पहले तक चली, ठीक है ना। तो मैं कह दूं कि जैसे ये बातें है कि ईसा के जन्म से 544 पहले तो इनका शासन शुरू हुआ और 592 साल पहले खत्म हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ें इसलिए उल्टी चलती है कि मेरे जन्म से, ईसा के जन्म से 544 साल पहले शासन शुरू हुआ और 492 साल पहले खत्म हो गया, ठीक है ना, इनका ये बातें। और इन्होंने कुल लगभग 132 वर्ष तक क्या किया, शासन किया, 132 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद आया शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, और इनका शासन था लगभग 400, इनका 492 तक नहीं था, सॉरी माफ़ करें, 412 तक था, 412 ईस्वी पूर्व तक 132 साल थे, ठीक है। उसके बाद 412 से यहाँ पर 400 और 400 या 344 साल तक शासन करते हैं, ये 344 ईस्वी पूर्व तक शासन करते हैं शिशुनाग वंश के जो शासक हैं वो। और फिर 344 से 322 ईस्वी पूर्व, इनका शासन छोटा है, ठीक है, ईस्वी पूर्व तक शासन करते हैं नंद। और फिर 322 या 21 से यहाँ पर मतभेद है एक वर्ष का, 185 तक शासन करते हैं मौर्य, ठीक है, ईसा पूर्व तक शासन कौन करते हैं, मौर्य। और 185 से लगभग 75-77 तक कौन करते हैं शासन, शुंग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनका शासनकाल क्या है, अज्ञात है, ठीक है। ये तो इनका शासनकाल हो गया। अब हर्यक वंश के अंदर जो शासक होते हैं वो आप देखिए, सबसे पहला हर्यक वंश का शासक है वो है बिंबिसार, बिंबिसार बोलते हैं इसको, बिंबिसार, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक, हर्यक वंश का सबसे पहला शासक है बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार राज्य विस्तार के लिए सबसे पहले जो युद्ध नीति है ना, उसके अलावा ये क्या करता है, वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य का विस्तार करता है। वैवाहिक संबंध स्थापित करने के क्रम में इसने देखिए 3 शादियाँ की। कितनी शादियाँ की, 3 शादियाँ की। सबसे पहली जो शादी ये करता है, ये एक तो देखिए किन किन जनपदों को ये मिलाता है, हम ये देखते हैं। सबसे पहले ये वैशाली जो जिसकी राजधानी है उसके साथ ये वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। उसके बाद ये संबंध स्थापित करता है कौशल के साथ, ठीक है। और फिर जो उधर पंजाब का इलाका है, ठीक है, वहाँ जो भद्रकुल है वहाँ ये संबंध स्थापित करता है। वैशाली में ये किससे शादी करता है, वैशाली में ये शादी करता है चेलना से, ठीक है, चेलना से, ठीक है। और कौशल में शादी करता है महाकौशला से, ठीक है। और यहाँ भद्रकुल की जो
राजकुमारी है क्षेमा, उससे शादी करता है, ठीक है। भद्र कुल की है ये, भद्र कुल की, ठीक है। इनसे ये शादी करता है और कौशल को अपने अंदर मिला लेता है, वैशाली को अपने अंदर मिला लेता है, ठीक है। और पंजाब के साथ ये वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। यहाँ से क्या होता है, कौशल से इसको प्राप्त होता है काशी गांव, ठीक है। काशी है, काशी उसको प्राप्त होता है, काशी। और काशी कैसे प्राप्त होता है, देखिए कौशल है, कौशल बिंबिसार को देता है काशी, दहेज में, मान लेते हैं दहेज में, ठीक है। काशी देने का मतलब है काशी का जो भी कर है वो एकत्रित करने का अधिकार किसको रहेगा, नंद, इसको हर्यक वंश के शासक किसको रहेगा, बिंबिसार को रहेगा। काशी का जो भी रेवेन्यू आएगा वो जो बिंबिसार के पास आएगा, ठीक है। इस प्रकार काशी गांव किसको दिया गया था, बिंबिसार को दिया गया था। बाद में अजातशत्रु क्या करता है कि हमको काशी का रेवेन्यू नहीं चाहिए, हमको पूरी की पूरी काशी चाहिए, तो अज्ञातशत्रु काशी और कौशल दोनों पे हमला कर देता है, ठीक है ना। ये बात थी। अब हम इसके बारे में आगे बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात देखें तो इसको क्या किया गया है कि जो बिंबिसार है इसको जैन ग्रंथों में इसको श्रेणिक कहा गया है, श्रेणिक कहा गया है, श्रेणिक, ठीक है। श्रेणिक, जैन ग्रंथों में श्रेणिक कहा गया है। किसको कहा गया है, बिंबिसार को कहा गया है। बिंबिसार शासन करता है 52 साल तक और इसका शासन रहता है लगभग 544 से लेकर के 492 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। ये इसका शासनकाल है। बिंबिसार के बाद बिंबिसार राजगृह को अपनी राजधानी बनाता है, ठीक है ना। राजगृह या राजगीर को अपनी राजधानी बनाता है, राजगृह को राजधानी बनाता है, ठीक है। सबसे पहली बात, राजगृह को राजधानी बनाता है। देखिए मगध जो है ना, मगध विकसित क्यों हुआ, मगध विकसित होने के पीछे का कारण यही है कि मगध जो है अपनी राजधानी बिंबिसार ने किसको बनाई, राजगृह को। राजगृह को राजधानी बनाकर राजगिरी को क्या सेफ कर दिया। यहाँ पर जो खुद की आर्मी की एक्टिविटी होती थी वो करता था। और अब उस समय तोप नहीं थी तो कोई विदेशी उस पर हमला नहीं कर सकता था, जबकि ये हमला करता था अपने जो रास्ते थे उनसे, ठीक है ना। तो इसकी राजधानी सुरक्षित, इसकी जनता सुरक्षित। अब ये अटैक करने के काम पर ही है ना। तो यहाँ से राजगृह को इसने राजधानी बनाया। राजगृह चारों तरफ पहाड़ियों से क्या है, घिरा हुआ इलाका है, ठीक है ना। तो ये सेफ है चारों तरफ से आर्मी की दृष्टि से हम देखें तो, ठीक है ना। बिंबिसार के समय की याद रखने वाली ये बातें हैं। बिंबिसार के बाद जो शासक बनता है वो बनता है इसका बेटा अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु बिंबिसार के बिल्कुल उल्ट है। ये कहता है कि मैं शादी में विश्वास नहीं करता, मैं तो डायरेक्ट एक्शन पे भरोसा करता हूँ। तो बिंबिसार ने क्या है, अपनी नीतियों से जो काशी से जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा था, इसने क्या किया, काशी पर हमला कर दिया और कौशल पर भी हमला कर दिया, ठीक है। काशी और कौशल पर हमला किया तो देखिए यहाँ पर उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए बिंबिसार ने काशी और कौशल पर, और इसने उन पर हमला कर दिया और उनको जीत लिया, काशी और कौशल को, ठीक है। फिर ये वैशाली पर आक्रमण कर देता है और इसके पीछे तर्क ये देता है कि सर आपने कौशल की मदद की थी। वैशाली वाले कहते हैं कि हमने तो उसकी मदद नहीं की, तो ये कहता है कि नहीं आपको नहीं पता, आपने की थी, है ये बात है। अब ये है अजातशत्रु। अब अजातशत्रु यहाँ पर क्या मैंने आपको बताया, ये है अवंती, ठीक है। अब अवंती का जो नरेश है वो यहाँ इसकी नीतियों को जब देखता है ना, तो वो अवंती अटैक किस पर करती है, वत्स पर। यहाँ के राजा वत्स पर आक्रमण कर देते हैं और वत्स पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है ना। अवंती कब्जा किस पर कर लेता है, वत्स पर। और यहाँ पर इसकी बॉर्डर पर आ जाता है और कहता है कि मैं जो है राजगृह पर आक्रमण करूंगा, ठीक है ना। अवंती वाले राजा धमकी देते हैं कि मैं राजगृह पर आक्रमण करूंगा। तो अजातशत्रु क्या करता है कि राजगृह की क्या करवा देता है, किलेबंदी करवा देता है, राजगृह की किलेबंदी, ठीक है। राजगृह की किलेबंदी करवा देता है कौन, अजातशत्रु। राजगृह को राजधानी किसने बनाया, बिंबिसार ने। किलेबंदी किसने करवाई, अजातशत्रु ने। यहाँ महात्मा बुद्ध का क्या महापरिनिर्वाण भी हो जाता है, ठीक है। महापरिनिर्वाण भी होता है अजातशत्रु के समय में, ठीक है। ये तो था अजातशत्रु का टाइम। इसने वत्स पर हमला किया, वत्स पर अवंती ने हमला किया और अवंती पर इसने धमकाया कि मैं मगध पर हमला कर दूंगा। लेकिन इससे बचने के लिए राजगृह को किसने किला बंद कर दिया, अजातशत्रु ने, ठीक है। यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है उदयन, ठीक है। उदयन ये शासन करता है लगभग 32 साल तक, ठीक है। और ये 16 साल तक शासन करता है, ठीक है। उदयन क्या करता है, अपनी राजधानी, सबसे पहली बात ये है अपनी राजधानी पटना को बनाता है, पटना को राजधानी बनाता है उदयन, ठीक है। पटना को राजधानी बनाता है। सबसे पहला उदयन के बारे में एक विशेष बात याद रखने वाली यही है कि पटना को अपनी राजधानी बनाता है। अब देखिए पटना को क्यों बनाता है, इसके पीछे कारण, अब यहाँ पर आपने कौशल जीत लिया, उधर भद्र तक आपने मिला लिया, अंग को जीत लिया, वैशाली को जीत लिया, ठीक है। तो अब होना ये चाहिए कि जो इसका
कनेक्शन है, जैसे कि अब राजधानी है वो राष्ट्र के बीच में होनी चाहिए तो ठीक है, क्योंकि वहाँ से उसकी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। उस समय देखिए संचार के तो सुविधा थी नहीं, मोबाइल वगैरह नहीं था, तो नेटवर्क ऐसा हो कि चारों तरफ सीमाओं से वहाँ तक जो नागरिकों को या उसकी जो आर्मी है उसको संपर्क करने में आसानी हो, तो इसलिए इसने पटना को अपनी राजधानी बनाया। अब राजगृह को सुरक्षित था, उसको छोड़कर पटना राजधानी कैसे बनाई? देखिए पटना क्या है, एक प्रकार का हम मान सकते हैं कि जल दुर्ग है। ये सोन, गंडक, गंगा इन नदियों के बीच के इलाके में है, ठीक है ना। जो भी इस पर आक्रमण करेगा उसको गंगा ये नदियां पार करके आनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये जो है रास्ते अपने जो सैनिक है, सेना को है, तो उनको लीड करता था, नदियों के रास्ते भेजता था, ठीक है ना। सैनिक आक्रमण करता तो ये नदियों के रास्ते करता, सारा काम ये बिल्कुल सोच समझ के करता, पटना को अपनी राजधानी बनाकर, ठीक है ना। उदयन के बाद इसके 3 पुत्र होते हैं, ठीक है ना, जिनमें से नागदशक क्या होता है, अंतिम शासक बनता है नागदशक, ठीक है ना। यहाँ पर अनिरुद्ध और एक मंडक नाम का लड़का था, शासक था। और यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ अनिरुद्ध, मंडक और यहाँ पर है नागदशक, ठीक है। और इस जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश का अंतिम शासक सिद्ध कौन होता है? नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था, ठीक है ना। तो हर्यक वंश के बारे में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हर्यक वंश लगभग 132 वर्ष तक शासन करता है, राजगृह को राजधानी, पटना को राजधानी बनाता है, ठीक है, बिंबिसार। और फिर अंतिम जो शासक है नागदशक, नागदशक का एक सेनापति होता है शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग। और शिशुनाग किसको मार देता है? नागदशक को मार देता है। तो यहाँ तक की बातें तो आपको समझ आ गई होगी। और हाँ, दूसरी बात ये कि अजातशत्रु को हम कुणिक नाम से भी जानते हैं, कुणिक, ठीक है, कुणिक, अजातशत्रु का नाम है कुणिक। ये श्रेणिक हो गया, राजगृह की किलेबंदी, ठीक है। यहाँ तक की जो बातें हैं वो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं शिशुनाग की। शिशुनाग वंश जो है ये लगभग अपने 492 से लेकर के ये शासन करता है 344 ईस्वी पूर्व, 412 से, ये तो मैंने ऊपर लिख रखा है। देखिए अब शिशुनाग वंश है ना, शिशुनाग जो है अवंती पर हमला करता है, अवंती पर हमला किया और अवंती में अवंती वर्धन को हराया, अवंती वर्धन को हराया और अवंती पर अधिकार कर लिया और वत्स पर भी क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इसने वत्स और अवंती को हराया, जिसमें उसको टाइम लगा 100 वर्ष तक। ये संघर्ष किसने शुरू किया था? 544 में किसने किया था? सबसे पहले तो बिंबिसार ने कोशिश की थी ना अवंती को कब्जा करने की, लेकिन क्या वो कर पाया? नहीं कर पाया। तो नागवंश को, शिशुनाग वंश को अवंती पर कब्जा करने में लगभग 100 साल का, अवंती देखिए मगध के जितना ही ताकतवर था अवंती के पास वही भूमि थी जो कि बहुत ही उपजाऊ थी, और उसके बाद जो अवंती के पास जो सैनिक ताकत थी वो भी काफ़ी अधिक थी। तो अवंती के साथ इसको लंबा संघर्ष करना पड़ा, ठीक है ना। ये तो बात थी अवंती की। अब आप देखिए जो मगध साम्राज्य है वो कहाँ तक फैल चुका है? इधर अवंती तक, इधर कौशल तक, इधर पंजाब तक, इधर वज्जी वैशाली और इधर अंग तक तो फैल चुका है, ठीक है ना। अब इतना बड़ा हो गया है, ठीक है, मगध साम्राज्य। अब ये है अवंतीवर्धन, शिशुनाग अवंतीवर्धन को हरा देता है, वत्स पर कब्जा कर लेता है, ठीक है। और शिशुनाग के बारे में एक और बात याद रखने वाली बात ये है कि ये जो वैशाली है, वैशाली को अस्थायी राजधानी बनाता है, वैशाली को अस्थायी राजधानी बनाता है। कौन? वैशाली को अस्थायी राजधानी बनाता है, यानी यहाँ पर ये 2 राजधानी बनाता है। पहली तो पटना, ठीक है, दूसरी वैशाली को बनाता है। और वैशाली जब राजधानी होती है उसी टाइम देखिए इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 394 ईसा पूर्व, ठीक है, 394 ईसा पूर्व इसकी मृत्यु हो जाती है। शिशुनाग की हो नहीं जाती है, कर देता है। कौन कर देता है? शिशुनाग का लड़का कलाशोक। और इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है कलाशोक। और कब बनता है? 394 में, ठीक है, 394 ईस्वी पूर्व में। और ये शासन करता है, लगभग इसकी मृत्यु होती है वो होती है 366 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। ये इतना 394 से लगभग 366 तक शासन करता है। अब यहाँ के बीच में जो समय आता है 383 ईस्वी पूर्व, और समय किसका है? कलाशोक का। और इस समय क्या होती है? दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ? वैशाली में। क्यों? क्योंकि अब इस समय देखिए राजधानी कहाँ है? वैशाली में है। वैशाली में आयोजन होता है, ठीक है, किसकी देखरेख में? सर कलाशोक की देखरेख में बौद्ध संगीति का आयोजन दूसरी का 383 ईस्वी पूर्व कहाँ होता है? वैशाली में होता है। और फिर कलाशोक एक और काम के लिए भी जाना जाता है, वो क्या है सर?
तो वो है कि कलाशोक ने फिर अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी? पटना में। पटना स्थानांतरण किसका? राजधानी का। और किसके समय में? कलाशोक के समय में। ठीक है, अब इस कलाशोक के जो यहाँ पर 366 में जब इसकी मृत्यु होती है तो कलाशोक के 10 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे। और फिर वो 10 पुत्र कलाशोक के जो है वो शासन करते हैं अगले 22 वर्ष तक। ठीक है, और अगले 22 वर्ष तक, अगले 22 वर्षों में इस कलाशोक और इस पूरे शिशुनाग वंश का चैप्टर क्लोज हो जाता है और अंतिम शासक होता है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, ठीक है, और इस नंदीवर्धन को मार कौन देता है? नंद वंश का शासक महापद्म नंद नंदी वंश को मारकर शिशुनाग वंश का चैप्टर क्लोज कर देता है। ठीक है ना, जैसे कि शिशुनाग वंश का शिशुनाग था, उसने उस नाग दशक को मारा था ना, उसी प्रकार नंदीवर्धन को फिर मार देता है कौन? नंद वंश का महापद्म नंद। आपको याद रहेगी ये सारी बातें। 344 तक शासन आ गया। ठीक है ना, उसके बाद हम बात करेंगे नंदवंश की। नंदवंश का ज़्यादा शासन नहीं है, नंदवंश का केवल 22 वर्ष का शासन है, 22 वर्ष का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो भी नागवंश, शिशुनागवंश, हर्यक वंश, देखिए ये सभी कुलीन वंश थे। कुलीन का मतलब आप समझते हैं कि ये समाज के उच्च वर्ग थे। ठीक है, तो ये पुरोहित, ब्राह्मण वगैरह, इनके जो अब जो राजा यहाँ आया है, देखिए जैसे ये नंदवंश है, नंदों में कौन है? महापद्म नंद। महापद्म नंद, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये शूद्र राजा था। शूद्र, आप उस समय मानिए कि जिस समय शूद्रों की स्थिति ये थी कि जो शूद्र हैं वो ऊपर की जो 3 कास्टें हैं ना, जैसे कि क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, उनकी सेवा के लिए ऐसी स्थिति थी। छुआछूत बहुत ज़्यादा थी और लोग जैसे उनको जैसे ना ही तो उनको जनेऊ धारण करने का अधिकार था, वो वेद नहीं पढ़ सकते थे, शास्त्र नहीं पढ़ सकते थे। और उस समय की स्थिति आप देखिए कि ये व्यक्ति जो शूद्र वंश का था ये राजा बना, और वो भी बना मगध जैसे महान साम्राज्य का शासक बना अपनी सूझबूझ से। और इसने क्या है? शिशुनाग वंश के नंदीवर्धन को मार दिया, नंदीवर्धन को मार दिया। ठीक है, और ये बहुत ही कुटिल, बहुत ही योग्य शासक था। महापद्म नंद क्या है? बहुत ही योग्य शासक था महापद्म नंद है, योग्य शासक। सबसे पहली बात तो ये है योग्य शासक, बहुत ही योग्य। अब देखिए शूद्र है, शूद्र में ये क्या है? नाई कास्ट से था। नाई को अब इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नापित पुत्र भी बोलते हैं, नापित पुत्र। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहला शूद्र राजा था ये। राजा क्या? महाराजा, सम्राट था सर, महापद्म नंद। देखिए ये एक सपना देखता था कि जो राष्ट्र है, एक राष्ट्र है, जहाँ तक इसकी सीमाओं को फैलाया जा सके वहाँ तक एक राष्ट्र का सपना सोचता था। और ये सपना उसने साकार भी कर लिया था। सपना नहीं रहा, सपना साकार हो चुका था। एक राष्ट्र की स्थापना कर दी, अवंती तक। देखिए एक राष्ट्र कहाँ तक? उत्तर में मगध जो है वो हिमालय तक पहुँच गया, हिमालय। यहाँ अंग चंपा अंतिम था, यहाँ तक, और यहाँ तक व्यास नदी तक इसका, जो ये नदी जाती है ना, उस तक इसका शासन, और यहाँ गोदावरी नदी तक शासन। इतने बड़े महान साम्राज्य का इसने एक राट या एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने का जो सपना था उसको साकार किया। और इसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था एक राट। क्या था? एक राट राजा इसने घोषित किया। एक राष्ट्र का सपना देखता था, इसने पूरा भी किया। देखिए एक बात और, ये जो अपनी आर्मी को जो ये मगध वाले पहले रखते थे राजधानी में, लेकिन ये यहाँ रखने में भरोसा नहीं करता था। ये कहता था कोई हमला करे तब हम अगर सामने से हमला करें, ये नहीं है हम हमला करें, क्योंकि जब अपनी सीमाओं पर कोई हमला करे इससे पहले उनको हमारे क्या मिलने चाहिए? सैनिक मिलने चाहिए, सरप्राइज मिलना चाहिए ना। तो ये अपनी सैनिक कहाँ रखता था? सीमा पर अपने सैनिक रखता था। कौन? महापद्म नंद। सर हम देखते हैं ना कि मौर्यों के समय में बहुत बड़ी ऐसे अर्थव्यवस्था थी, राजनीति, सैन्य शक्ति था, गठन। सर वो कहीं ना कहीं, या वो जो सैनिकों का गठन था, सैन्य का गठन था, सेना का गठन था, वो महापद्म नंद के द्वारा किया गया था। परम ज्ञानी व्यक्ति था ये महापद्म नंद। इसने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की थी उस समय मगध साम्राज्य में। मगध साम्राज्य का हम मान सकते हैं कि जो मौर्यों का स्थापना थी वो तो इसके जैसे, इसके अवशेषों पर उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की थी। ये बहुत योग्य शासक था। अब उसके बाद जो है, देखिए अब ये शूद्र है, और लिखने वाले, जो इतिहास लिखने वाले कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं, पुरोहित होते हैं। तो क्या वो
इसके बारे में ऐसे प्रशंसा तो नहीं लिखेंगे ना। तो उन्होंने देखिए इसको जैसे क्षत्रियों को मारने वाला और क्षत्रियों का हंतर, क्षत्रियों का नाश करने वाला ना, ऐसी कुछ उपाधियां भी इसको दे रखी है। और इसको वैसे बोलते हैं परशुराम का दूसरा रूप, परशुराम का दूसरा रूप या दूसरा अवतार, ठीक है ये। और इसके बाद इसकी जो उपाधि है, इसकी शायद उपाधि एकराट है ना, एकराट मैंने बता दी, ठीक है। महापद्मनंद ये था, महापद्मनंद, इसने अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया, उपाधि एकराट, परशुराम का दूसरा रूप। इतनी बातें आपको बताने वाली थी। और ठीक है, इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है गणानंद। हाँ, एक बात और मैं रह गई, मैं आपको बता देता हूँ कि जो पाणिनि है, पाणिनि को कौन लेकर आया था? महापद्मनंद लेकर आया था। किसको लेकर आया था? पाणिनि, आचार्य पाणिनि है, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी रचना है अष्टाध्यायी, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध रचना है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की जो रचना होती है वो नंदों के शासनकाल में होती है। कहाँ? पाटलिपुत्र में, ठीक है। ये लो, यहाँ पर पाणिनि की अष्टाध्यायी की रचना पाटलिपुत्र में। और यहाँ पर इस नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? गणानंद था। और गणानंद को किसने मारा? चंद्रगुप्त ने। और गणानंद की फाइल क्लोज कर दी, ठीक है ना। और यहाँ क्या खत्म हो जाते हैं अपने नंदवंश का इतिहास, यहाँ पर खत्म हो जाता है। हमने देखा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश। कल हम मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के बारे में हम एक एक बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि मगध का उत्कर्ष कैसे, मगध लगभग 544 से लेकर के 322 ईस्वी तक पहुंच चुका है। कल हम यहाँ से बात करेंगे 185 ईस्वी तक, इसको लेकर जाएंगे मगध के इतिहास को। तो अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें। इसी के साथ आपका धन्यवाद।